नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र एनसीपी विधायकों की अपात्रता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना है। ये फैसला अजित पवार गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। शरद पवार गुट की ओर से अजित पवार समेत सभी 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार गुट के सभी विधायकों को योग्य माना और इस मामले की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने माना कि अजित पवार गुट को 41 विधायकों का समर्थन है, इसीलिए एनसीपी अजित पवार गुट को ही माना जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शरद पवार गुट की ओर से दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पहले 6 फरवरी को भी चुनाव आयोग ने फैसले में शरद पवार को ही बड़ा झटका दिया था। कारण था, चुनाव आयोग ने भी अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि तमाम सबूतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि चुनाव आयोग का कहना था कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या शरद पवार की पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है? आखिर अब पवार के किस तरह की राजनीति चलाएंगे या किस तरह का कदम उठाएंगे? तो सवाल ये कि क्या अब पवार की पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है, क्योंकि अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी इस बात को कह दिया है कि 41 विधायकों का समर्थन अजित पवार के साथ है, लिहाजा अजित पवार गुट ही असली शिवसेना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी इस बात को कह दिया था। अब क्या विकल्प बचते हैं शरद पवार के पास? क्या आगे किया जाएगा? क्या पवार की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है? इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब अगला कदम शरद पवार का क्या हो सकता है। राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, और कब वो कौन सा कदम कैसे उठा दे कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी जो गेंद है वो अजित पवार के पाले में डलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी असली जिस तरह से एनसीपी का दावा किया गया, तो एनसीपी असली जो है वो अजित गुट ही होगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया। और अब जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस बात को कह दिया है, तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका यहां पर शरद पवार को लगा है। और शरद पवार गुट के लिए ये कितना बड़ा झटका है, कैसे आगे इसको संभाला जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये जाहिर तौर पर समझने की बात है। और यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं अब अजित पवार गुट के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है, एनसीपी को लेकर खास तौर पे अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले किस तरह की खींचतान चली वो हम सभी ने देखा। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय पाठक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलेश भोसले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी पवार गुट से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी नेता अजित गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है मुखलेश जी आपका। अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत नीलेश भोसले जी आपके साथ ही करते हैं। पवार गुट से आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, ये कितना बड़ा झटका कहा जा सकता है शरद पवार गुट के लिए, क्योंकि इससे पहले तो चुनाव आयोग ने कहा था और अब तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी कह दिया कि असली जो एनसीपी है वो अजित पवार गुट की ही है। ऐसे में शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका? हमारे लिए ऐसा कोई झटका वगैरह था नहीं। पार्टी किसकी है ये निर्णय देने का अधिकार जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का था, उस प्रकार का अधिकार शायद ही ये राहुल नार्वेकर जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका था, ऐसा हमको लगता नहीं, और टेक्निकली भी वैसा नहीं। तो पार्टी किसकी है ये तो निर्णय पहले ही इलेक्शन कमीशन ने दे दिया था। किसी अदृश्य शक्ति के ताकत के नीचे या डर से, दहशत से, किसी कारण से दिया था, लेकिन वो पहले ही डिसीजन आ गया था। और हम लोग ये जानते थे कि जिस प्रकार से शिवसेना को बर्बाद करने का, एक महाराष्ट्र की पार्टी को बर्बाद करने का काम मोदी सरकार के प्रेशर में शायद हो रहा है, उसी प्रकार का प्रेशर शायद हमारे यहाँ पे भी लग सकता है। तो हम लोग ये सब चीजों के लिए मानसिक रूप से एकदम तैयार थे।
लेकिन सर आगे की अब क्या रणनीति होगी? क्या पवार की पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई है? क्या किया जाएगा? किस चुनाव चिन्ह के साथ अब आगे लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, कैसे बढ़ा जाएगा? इस चुनाव चिन्ह में कोई भी आने दीजिए, हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा चिन्ह है शरद पवार साहब का नाम, उनका सिंबल, उनका चेहरा। तो हमारे लिए ये चिन्ह वगैरह, सिंबल वगैरह, ऐसा ये सब चीजें कोई खास मायने रखती नहीं। हम लोग ये सब चीजों के लिए एकदम ताकत से तैयार है। ठीक और है, जब मुकेश तक जी। ऐसी बातें चली, अटकलें लगाई गई कि पवार साहब को अभी राजनीति कहीं न कहीं पे संन्यास लेने का समय आ गया, पार्टी खत्म हो गई है, राजनीति खत्म हो गई है, पवार साहब खत्म हो गए, तब पवार साहब और ताकत से निकल के बाहर आए हैं। और पवार साहब के साथ का संगठन बड़े ताकत के साथ में उभर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को उनके हितों की संरक्षण करने के लिए ताकत से अपनी शक्ति बनाते हुए नहीं, लोगों का वक्त संगठन ज्यादा बनाते नहीं है हुए ना, महाराष्ट्र को चुनाव खड़ा सर पे है, इस वजह से भी ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। मुखलेश जी, ये कितनी बड़ी जीत अजीत गुट के लिए कही जा सकती है? अब तो असली ये कहा जा सकता है एनसीपी अजीत गुट की ही बता दी गई। कितनी बड़ी जीत है ये? जी, हमारे लिए खुशी की बात है। और सारे जो हमारे देश में जो जनता और अजीत पवार के समर्थक में जो महाराष्ट्र के लोग हैं, देश के लोग हैं, सभी कार्यकर्ताओं में उत्सव है। कार्यकर्ता बहुत ही खुश है, क्योंकि हमने जिस तरह पार्टी ज्वाइन, अजीत दादा पवार ने जिस तरह पार्टी विकास के लिए और अपने जो कार्यकर्ताओं का जो है ओपिनियन को, उनको सुन के जो देवेंद्र जी और शिंदे साहब की सरकार में शामिल हुए, तो उस तरह जो चीज था, हमें नहीं पता था कि चुनाव आयोग की तरफ से या नार्वेगी जी की तरफ से हमारे चिन्ह जो है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका परवाह हमने किया नहीं है। हमारे पार्टी के अजीत दादा पवार, सुनील तटकरे साहब और प्रफुल्ल भाई पटेल साहब ने किया नहीं है। लेकिन आज मिला तो बहुत खुशी की बात है। अभी नीलेश जी का मैं सुन रहा था, एडवोकेट नीलेश साहब हमारे यानी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुंबई में रह चुके, अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन उनका कहना यह था कि पवार साहब है तो सब कुछ है, तो हमारे पास भी अजीत दादा है तो सब कुछ है, मोदी जी है तो सब कुछ है, शिंदे साहब है तो सब कुछ है। रस्सी जल गया, बल नहीं गया है। लेकिन अभी तरह तरह की बातें कर कर लोगों को क्या हिसाब से आप बोलोगे? अब तक तो लोगों को, कार्यकर्ताओं को तो ये क्या माना जाए, शरद पवार की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है क्या? पॉलिटिक्स से किसी शरद पवार का, किसी की भी पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती है। पॉलिटिक्स तो वो करते रहेंगे जब तक वो पवार साहब जो है रास्ते पे उनको ले जाएंगे। कार्यकर्ता अपने फायदे के लिए पवार साहब का इस्तेमाल करते रहेंगे। और पवार साहब बेचारा सीधे और एक देश का बहुत बड़ा नेता है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और पवार साहब को मतलब जो है वो भोलापन का नाजायज फायदा उनके लोग उठा रहे, यही हमारा कहना है। और अजीत पवार साहब ये देखते रह जाएंगे, टिप्पणी करते रह जाएंगे। कार्यकर्ता और देश की जनता, महाराष्ट्र के लोग अजीत पवार के साथ में है। अजीत पवार का सीएम बन के आ रहा है, आप देखिए, इनके डराने से, बोलने से कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। ठीक है, लेकिन अजय जी, इन सबके बीच देखिए सीधे सीधे आरोप तो आप लोगों पे लग रहा है। अजय जी, ये कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। अब एनसीपी को खत्म करने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ये सीधे सीधे आरोप नीलेश जी लगा रहे हैं। ठीक है ना सर, मैं आती हूँ मुखलेश जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अजय जी सर, अनम्यूट करिए अपने आप को जी। आवाज नहीं आ पा रही सर आपकी। ऑडियो जी जी जी, बताइए। आ रही आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही। अपना प्रश्न बताइए। सर, आप पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि पहले शिवसेना को तोड़ा और अब एनसीपी को भी तोड़ने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उसको खत्म करने की कोशिशें, षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचती है और इस काम को आगे बढ़ा रही है। जनता पार्टी जो भी नीतियों के साथ डेवलप इस देश को और बनाना, देश में सांस्कृतिक ताकत है। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही सर। मैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करती हूँ, आपसे। अनिल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अनिल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए चुनाव आयोग जब कह चुका है कि असली एनसीपी जो है अजीत गुट है, अब अध्यक्ष ने कह दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने, कि असली एनसीपी अजीत गुट है। अब ऐसे में शरद पवार के पास कोई विकल्प बचता है क्या? क्या होगा आगे का रास्ता? अनिल जी सवाल दोहराएंगे प्लीज।
जी सवाल ये कि जिस तरह से पहले चुनाव आयोग ने कहा कि असली गुट अजीत पवार गुट है, और ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी कह दिया कि असली जो एनसीपी है वो अजीत गुट है, तो क्या शरद पवार के पास कोई विकल्प बचता है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, वहाँ पे दो बड़े नेता होते थे, एक बाला साहब और दूसरी शरद पवार जी, जिनकी पार्टी उनके नाम पे उनके नाम पे चलती थी। एक के उत्तराधिकारी थे राज ठाकरे और दूसरे के उत्तराधिकारी थे अजित पवार जी। पहले जो, अगर शिवसेना की बात करूं, हालांकि आज शिवसेना में नहीं है, लेकिन शिवसेना की बात करते हैं तो राज ठाकरे को उत्तराधिकारी बना के उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन कार्यकर्ताओं के और जनता के उत्तराधिकारी राज ठाकरे थे। इसलिए शिवसेना वो शिवसेना नहीं रही जो शिवसेना बाला साहब के समय होती थी जब राज ठाकरे उनके साथ थे। अब आते हैं एनसीपी पर। ऐसे ही एनसीपी जो है शरद पवार की बनाई हुई पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं। शरद पवार ने ही सारे कार्यकर्ता खड़े किए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन शरद पवार ऊपर की राजनीति देखते थे, कार्यकर्ताओं की राजनीति अजित पवार ही देखते थे। यानी अजित पवार का ही कार्यकर्ताओं में वक्तव्य था, उनका लिंक था, हर गली मोहल्ले में जाना अजित पवार का ही काम था। अगर सही मायने में देखा जाए तो पार्टी अजित पवार ही चलाते थे। लेकिन यहाँ भी वही हुआ, जब पीछे ड्रामा हुआ, शरद पवार ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, रोटी पलटने का समय आ गया है, तो उन्होंने वापस यू टर्न किया कि अभी नहीं बदल रहा हूँ मैं, अभी मैं खुद ही प्रेसिडेंट रहूंगा। और बाद में उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बना दिया। सुप्रिया सुले उस स्तर की राजनीति करती थी, उसको स्थानीय स्तर पे, जनता के स्तर पे राजनीति करने का ना अनुभव था और ना ही कोई समर्थन था, ना ही कोई कॉन्टेक्ट था। जाहिर था कि अजित पवार वहां पे उस स्थिति में अपने आप को कंफर्ट नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने फिर अलग रुख लिया। मैंने पहले जैसे कहा कि जनता, कार्यकर्ता और विधायक सारे के सारे अजित पवार के ही समर्थन में थे, अजित पवार के ही टच में थे। और अजित पवार के इस कदम को पहले चुनाव आयोग ने, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी मोहर लगा दी। अब हालात ये है, अगर शिवसेना को, असली शिवसेना या उसका चुनाव चिन्ह की बात करें, वो शिंदे गुट के पास है, उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। ऐसे ही एनसीपी की बात करें, एनसीपी का नाम और एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजित पवार के पास है, शरद पवार के पास नहीं है। जहां तक सवाल है कि आगे शरद पवार क्या करेंगे, देखिए अजित पवार पहले भी ऐसी गलती कर चुके हैं। जब 2019 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, एनसीपी की तरफ से वो बीजेपी के पास चले गए थे, देवेंद्र फडणवीस के पास, और बहुत छोटी सरकार बनाई थी 2-3 दिन के लिए। उस समय भी अजित पवार की इस गलती को माफ करके शरद पवार ने अपने साथ ले लिया था, और दोबारा जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसमें उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी इस बगावत के बावजूद भी उनके दिल अलग नहीं हुए थे। तो अभी भी हो सकता है शरद पवार स्थिति को वहां पे उनको लगे नहीं, ये ऐसा मेरे से नहीं होगा, तो वो वापिस अजित पवार के साथ आ जाए और उनको आशीर्वाद देने को बड़ी बात नहीं है। और अगर वो अलग अलग चले तो निश्चित रूप से अजित पवार का नुकसान है और शरद पवार का नुकसान है। देखिए, शरद पवार का रिटायर होने का समय आ गया है। ये धर्षणात्मक प्रेम ही उनको तंग कर रहा है। वो चाहते हैं सुप्रिया सुले उसका उत्तराधिकारी बने। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी संभावना है कि दोनों एक साथ हो जाए, एक साथ आ जाए। अजय जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, ये तो सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे ही एनसीपी को भी खत्म करने की काम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, ये सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए, विपक्षी पार्टियां कुछ न कुछ बोलेंगी, कहेंगी और सुनेंगी। इसमें जिसके मूल में है वो तो ये है कि एनसीपी आज हमारे साथ है और शिवसेना हमारे साथ है। हाँ, एनसीपी के शरद पवार जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन पूरी एनसीपी हमारे साथ है। उधर उद्धव ठाकरे जी का परिवार, बाप बेटा छोड़ करके पूरी की पूरी शिवसेना हमारे साथ है। तो शिवसेना जो पार्टी है वो हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है। इसमें मूल इसके जो है कि इस देश में जो आज लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उनकी नीतियों पे चल के ये देश आज सुपर पावर बनने की कगार पे खड़ा है, तो लोग उस डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ आना चाहते हैं। इसमें न कोई टूट रहा है, न कोई तोड़ा जा रहा है। जो लोग भी आना चाहते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। दूसरी चीज है कि शरद पवार जी, पिछली बार अजीत पवार जी ने बताया और सभी लोगों ने, बड़े बड़े महाराष्ट्र के पत्रकारों ने बताया कि शरद पवार जी ने ही अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे पास भेजा था, बाद में वो पलट गए।
तो ये तो उनकी अपनी रणनीति और अपनी चीजें हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार लोग समझ गए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व इस बार खत्म हो जाएगा। इसलिए शिवसेना भी और एनसीपी भी हमारे साथ सत्ता में है, और सत्ता में रह करके हम आज सत्ता अच्छी चल रही है, महाराष्ट्र की जनता के अनुरूप सत्ता चल रही है। जिस शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा करके अपने एमपी और एमएलए जिताए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। उनके लोगों ने देखा कि हम चुनाव में क्या मुंह लेकर के जाएंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी शिवसेना आ गई। आज बाप और बेटे के अलावा कोई बचा नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो आरोप आप पे लगते ही रहे हैं ना। देखिए, हर तरफ से आप आरोप, बिहार में भी आरोप आप पे लगे थे कि आप तोड़ना चाह रहे थे हमारी पार्टी को। अब शिवसेना की तरफ से भी 50 खोके एकदम ओके, ये आपको पता ही होगा, ये नारा लग रहा था विधानसभा में। एनसीपी को भी तोड़ने के सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लग रहे हैं कि जहां पर आपकी सरकार नहीं है तो अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार बनानी है, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा लेती है। नीलेश जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले अनिल जी कर रहे थे, क्या इस बात की भी थोड़ी बहुत भी संभावना है कि फिर एकजुट हो जाएं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा अजित पवार जब जाकर रात के अंधेरे में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वापस लौट आते हैं। क्या वो संभावनाएं फिर से हो सकती है? क्या उससे इनकार किया जा सकता है? देखिए, राजनीति में अभी जैसा माहौल चल रहा है उसमें तो हर संभावना मुमकिन है। और अगर राजनीति का आप इतिहास देखोगे अजीत दादा का या पवार साहब का, तो जब जब दादा फंसे हैं तब से फिर से वो पवार साहब के साथ आके बैठे। तो उनकी हमेशा से आदत रही है कि पहले खाते से खड़े हो जाते लड़ने के लिए, और जैसे उनको मालूम पड़ता है कि उनका दाव अभी कहीं ना कहीं फंस गया है तो फिर से पवार साहब के पास आते हैं, और पवार साहब भी बड़ा दिन निकालते हैं, उनको हर बार माफ करते हैं। ऐसा राजनीतिक माहौल, इसलिए अगर दादा वापस भी आते तो हमको उसमें कोई विशेष चीजें नहीं मिली। जी ठीक है। मुखलेश जी, इसकी संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि देखिए, राजनीति में कुछ भी मना नहीं किया जा सकता या कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। देखिए, अभी हमारे पार्टी जो है एनसीपी पार्टी हमारी हो गई, और कोर्ट जाकर जब तक फैसला नहीं आता है, जब तक कोई निर्णय हमारे अजित पवार साहब के खिलाफ नहीं आता है, शरद पवार साहब के गठ को, तो तब तक तो इन लोग कुछ भी कह सकते हैं, और कुछ भी राजनीति में कहना, किसी के मुंह पे कोई टेप नहीं लगा सकता है। और हमारी पार्टी अपनी एनसीपी है, ये जनता के बीच हम जाएंगे आने वाले समय चुनाव पे, और अजीत दादा पवार नेक्स्ट सीएम बनेगा, यही मकसद, यही भावना के साथ हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। बात ऐसा है कि वो एनसीपी के शरद पवार साहब के कई लीडर हमारे अजीत पवार साहब के टच में है, आने के लिए उत्साह है, लेकिन हमारे यहाँ पद खाली नहीं है, और अभी दादा भी बिजी है, इसके बाद बहुत से लोग आने वाले हैं, आमदार भी आने वाले हैं। अभी तो 41 लोगों ने, आपने देखा होगा कि हमारे समर्थक पे आया, और उनको 15 कुछ हुआ है, 14 हासिल हुआ है। तो ये सब चीजों को भी कैलकुलेशन देखा जा रहा है कि इतने नीचे स्तर पे कैसे चला गया। शरद पवार साहब के लोगों को विचार करना चाहिए, पवार साहब को सोचना चाहिए कि कहीं उनके साथ में रह के कुछ लोग विश्वासघात कर रहे हैं। अजित पवार के लोग अभी भी शरद पवार साहब के खेमा में है और काम कर रहे हैं, वो उसमें से बहुत से लोगों को तोड़ के हमारे पार्टी में हमारे अजित पवार साहब के साथ लाने का प्रयास जारी है, और वो लोग आने वाले हैं। लेकिन नीलेश जी, एक समस्या तो ये है ना कि दिक्कतें तो बढ़ सकती है ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। अब ऐसे में क्या नहीं लगता कि चुनाव में दिक्कतें खड़ी हो सकती है? कैसे लड़ा जाएगा चुनाव? ना चुनाव चिन्ह है, ना पार्टी हाथ में रही, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, जनता में क्या हम कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, एक बड़ा सवाल है। क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके पार्टी लोग है, सब लोग पवार साहब को गुमराह कर रहे हैं। हमारा यही कहना है। मुखलेश जी, एक सेकंड में आ रही हूँ, नीलेश जी से सवाल है, मैं आती हूँ। जी जी, ये हमारे लिए पहला मौका नहीं ऐसा कि हम लोग फर्स्ट टाइम पवार साहब के नेतृत्व में नए चिन्ह के साथ में जाने वाले। इसके बार भी पवार साहब कई बार अलग अलग चिन्हों के साथ में महाराष्ट्र के सामने गए हैं, और महाराष्ट्र की जनता को उन पर विश्वास है। ये व्यक्तिमत्व महाराष्ट्र के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए उचित निर्णय लेगा, उचित काम करेगा। इसलिए उन्होंने भी कभी कौन सा सिंबल पवार साहब के हाथ में ये कभी देखा नहीं है। वो पंजे से भी लड़े हैं, चरखा से भी लड़े हैं, वो गाय और बछड़े से भी लड़े हैं, वो घड़ी से भी लड़े हैं। देखिए, कह रहे बहुत लोग जाने वाले हैं आपकी पार्टी से। अगला बुधवार के सॉरी,
बूथ का टाइम रखा 3 बजे का। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये कह रहे बहुत लोग जाने वाले हैं आपकी पार्टी से। देखिए, जिनको जाना था डर से, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से, वो बेचारे पहले ही चले जा चुके। हम उनके बारे में कुछ गलत बोलना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार का नेतृत्व अजीत दादा का था, जो स्वाभिमानी और एक उनमें नेतृत्व था कि उनके खिलाफ अगर कोई गलत बात कर दे या कुछ करे, वो उनको कभी सहन नहीं होता था। झूठी बात करे या किसी षड्यंत्र का हिस्सा बना के उनको काम करे, वो कभी सहन नहीं होता था, क्योंकि वो स्वाभिमानी नेता थे। लेकिन पिछले अगर आप कुछ एक 6-7 महीने से देखोगे तो ये अपना स्वाभिमान गिरवी रख के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना के अजीत दादा के लोग अजीत दादा पे प्रेशर बना के उनको पार्टी चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लोग ही जुड़ रहे हैं। किसी तरीके से एक उदाहरण देता हूँ। चलिए देखने वाली बात होगी, सब भविष्य में क्या रहता है और वहाँ पर कैसे आगे बढ़ा जाता है। शरद पवार की आगे की नीति क्या होती है, जाहिर तौर पर इस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है समय पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।